अच्छा, अब हम फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर नंबर 2 के जो हमारे पास अप्रोचेज़ और न्यूमेरिकल्स वगैरह रखे थे, उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लें और पार्टीशन कोएफ़िशिएंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जब हम किसी भी कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की अप्रोचेज़ आती हैं। एक हमारे पास एम्पिरिक अप्रोच आती है और एक हमारे पास एनालिटिकल अप्रोच आती है। एम्पिरिक अप्रोच को हम कंप्यूटेशनल अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें हम कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो हम कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं वो हम क्या करते हैं, हमारे पास कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप का एक सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल होता है कि उनका पोटेंशियल कितना है सॉल्युबलाइज होने का। और यहाँ पर इस एम्पेरिक अप्रोच में हम सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास किसी ड्रग में क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल कितना है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम्स लेते हैं कि कार्बन एटम्स कितने कार्बन एटम्स जो है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर होंगे। सही है। तो यहाँ पर एम्पिरिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अ कंपाउंड को काउंट करते हैं और उन टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम ऑफ कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम से या सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल से कंपेयर करते हैं। बेसिकली एक कंपेरिजन बेस्ड अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल को, हमने बात की कि सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल को हम टर्म्स ऑफ कार्बन एटम्स ले रहे हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम्स को हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उससे कंपेयर करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सीड हो जाते हैं, तो हमारा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा। और वाइस वर्सा क्या, अगर हमारे पास नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उससे कम होगा तो हमारे पास वो कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होगा। सही है। यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा हैं तो कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से कम है यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं तो हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा हमारा कंपाउंड। अच्छा, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हैं। इसमें हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काउंट नहीं करते, आयन आयन इंटरेक्शन को काउंट नहीं करते, इसमें हम हेलाइड एटम्स को काउंट नहीं करते, इसमें ये सब काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और कंपाउंड के अंदर अगर आयन आयन इंटरेक्शन हो गई, दो आयन्स बन गए, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर गए तो उसकी कंपाउंड वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और हम हेलाइड्स को भी इसके अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी काउंट नहीं करते और आयन इंटरेक्शन को भी काउंट नहीं करते, क्योंकि इसका सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल जो है वो हर ग्रुप को वो डिक्रीज कर देती है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी ड्रग सॉल्ट की फॉर्म में है या चार्ज की फॉर्म में है, जैसे एनाइन या कैटाइन या चार्ज की फॉर्म में या सॉल्ट की फॉर्म में है, तो उस ड्रग के अंदर हम उस ड्रग की जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे वाटर सॉल्युबिलिटी की, तो उसमें हम एंड में 20 से 30 कार्बन जो है वो एडिशनली ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा, अभी ये सारे रूल्स को हम किस तरह से अलाउ करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सही, पहले हम डिस्कस करते हैं कि हर एक फंक्शनल ग्रुप का सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होगा। सही है। सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो कितने उसके अंदर उसका पोटेंशियल है कि वाटर में जाके वो सॉल्युबलाइज हो सकता है। सही है। अच्छा, अब दो तरह की हमारे पास कंडीशन आती हैं, एक मोनोफंक्शनल मॉलिक्यूल और एक पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल। मोनोफंक्शनल मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो ग्रुप जो है वो सिंगली जो है वो प्रेजेंट हो, और जब हमारे पास एक ही ग्रुप मल्टीपल टाइम्स जो है वो एक ड्रग में आएगा तो वो पॉलीफंक्शनल के तौर पे बिहेव करेगा। सही है। लेकिन इसमें जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास थोड़े से डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने बात की कि हमारे पास हम फंक्शनल ग्रुप की जो सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल होता है उसको इन टर्म्स ऑफ द क्या कहते हैं, किस में ले रहे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में ले रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप एज अ मोनो फंक्शनल मॉलिक्यूल के तौर पे भी प्रेजेंट हो सकता है और पॉली फंक्शनल मॉलिक्यूल के भी तौर पे प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ड्रग जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, सही, जैसे ये OH है, सही है, सिर्फ एक ही OH मौजूद हो तो उसे हम मोनो फंक्शनल जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर कंसीडर करेंगे। मतलब अगर सिर्फ एक ड्रग है जिसमें सिर्फ OH मौजूद है और अगर हम उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट करेंगे तो उसमें जो हम अल्कोहल की वैल्यू रखेंगे वो 5 से 6 कार्बन के बराबर होगी। लेकिन अगर किसी ड्रग में OH के अलावा
जो है वो कोई और फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो, मतलब सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो, उसमें 2, 3, 4, 5 पॉली फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप OH भी हो सकता है दूसरा वाला, या तो कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है इन लिस्ट में से, सही है। तो वो जो ड्रग कहलाएगी वो कहलाएगी पॉली फंक्शनल ग्रुप, और उस केस में हम जो अल्कोहल की जो सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल रखेंगे वो हमारे पास क्या कहते हैं 3 से 4 कार्बन के बराबर रखेंगे। हमारे पास मोस्ट ऑफ द ड्रग जिसकी हम वाटर सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट करेंगे वो पॉली फंक्शन ग्रुप के ऊपर कंसिडर करेंगे, मतलब उसमें या तो OH हो, OH जो है वो मतलब सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें OH जो है वो 2 टाइम्स भी आ सकता है, OH के अलावा कोई और फंक्शन ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप मौजूद होंगे, उसमें सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं होगा, सही है। तो हम हमारे पास जो ड्रग होंगी वो पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल होंगी, तो उसमें हम पॉलीफंक्शनल वाली वैल्यू रखेंगे। अभी मोनोफंक्शनल का हमारा भी काम नहीं है, हम सिर्फ पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल वाला जो है वो वैल्यू रखेंगे, सही है। और हमें हर पर्टिकुलर और जो है वो क्या कहते हैं ग्रुप की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कितनी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अल्कोहल कितने कार्बन्स के बराबर है, फिनोल कितने कार्बन्स के बराबर है, ईथर कितने कार्बन्स के बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रखेंगे, सही है। तो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से ये कहलाता है लेक्मी अप्रोच। लेक्मी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हम लेमिक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें हर जो है वो क्या कहते हैं फंक्शन ग्रुप के सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल को कैरेक्टराइज किया था कि अगर वो सिंगली प्रेजेंट होगा हमारे पास तो वो कितने कार्बन के बराबर होगा, और अगर हमारे पास वो मल्टीपल टाइम्स उस ड्रग में आ रहा होगा या तो कोई और फंक्शन ग्रुप ड्रग में आ रहा होगा पॉली टाइम होगा, तो उसमें वो कितने कार्बन के बराबर होगा। तो आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी है इन पॉली फंक्शनल के हिसाब से कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन के बराबर है, ये सब आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सही है। अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग द एम्पेरिकल अप्रोच, सही है। अब फॉर सपोज हमारे पास ये पहला कंपाउंड आया, अब आपके पास जो भी कंपाउंड हो तो सबसे पहले आप उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपके पास ये आया एनिल रीडिंग में आपके पास सबसे पहले आपने अपने कंपाउंड को देखा, तो इसमें आपके पास क्या मौजूद है, एरोमेटिक अमाइन मौजूद है या फिर एराइल अमाइन मौजूद है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अमाइन जो है वो डायरेक्टली अटैच हुआ है, तो ये क्या है एरोमेटिक अमाइन या एराइल अमाइन। तो आप अगर आपको इस वैल्यू याद होगी कि आपके पास अमाइन जो है वो कितने कार्बन एटम्स के बराबर होता है, तो आपका अमाइन जो है वो 3 कार्बन एटम्स के बराबर होता है। आपने वहाँ से उसका सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल यहाँ पे लिख दिया, सही है। सबसे पहले आपके पास स्टेप क्या होगा कि पहले आप फंक्शन ग्रुप का आइडेंटिफाई करेंगे हर ड्रग के। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें एराइल अमाइन मौजूद है, यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि टर्शरी अल्काइल अमाइन मौजूद है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्शरी अल्काइल अमाइन है, लेकिन है क्या ये अमाइन है, सही है। तो हमारे पास आपने यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो है ये क्या है सी, ये क्या है हमारे पास आर सी या COO जो है वो आर, हमारे पास ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके मॉलिक्यूल में 3 फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद हैं। अब आपने उनको उनके कार्बन एटम्स असाइन किए, हमने या सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल असाइन किया। अब आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम्स को जो है वो क्या कहते हैं काउंट करना है। हमें पता है कि हमारे पास अमाइन का जो क्या कहते हैं सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल है वो 3 कार्बन के बराबर है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा अमाइन की हेडिंग डाली 3 कार्बन लिख दिया, सही है। फिर आपने ईस्टर के ऊपर आया कि ईस्टर का जो है वो हमारे पास सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल किसके बराबर है 3 कार्बन के बराबर है, और आपके पास क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 अमाइन मौजूद है तो आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 कार्बन आ गए, और वैसे ही ईस्टर कितने कार्बन के बराबर था 3 कार्बन के बराबर था, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ओनली वो कितना आ गए 9 कार्बन एटम्स आ गए, सही है। अब फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के आपका तीसरा स्टेप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मालूम करेंगे। ये आपने यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को छोड़ा, यहाँ से वाले फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया और ये वाले फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मालूम करेंगे 1 2 3 4 5, सही है। आपने 5 को काउंट किया, सही है। आप ये वाले कार्बन एटम को जो फंक्शन ग्रुप से लगा हुआ है इसको काउंट नहीं करेंगे। 5 कार्बन एटम हो गए 6 7 8 9, सही है। 9 के बाद ये एक पीक बनी हुई है 10 11 12 13 13
14, सही है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सही, 20 हो गया आपके पास। 20 के साथ साथ आपके पास जो है वो आपने जो है वो कौन सा काउंट किया, 20 कार्बन एटम्स इसके अंदर हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर काउंट करते हैं, 5 कार्बन एटम्स, सही है, 6, 7, सही है, 7 हो गए, 8 हो गए, ये वाला कार्बन एटम 9, सही है, ये कार्बन एटम 9 हो गया, ये कार्बन एटम 10 हो गया, 11 हो गया, सही है, 11 और 5 कितने हो गए, तो 11 और 6 ये हो गए हमारे पास। कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 11 और 6 हमारे पास हो गए 17 कार्बन एटम्स, सही है, 17 कार्बन एटम्स हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई आई थिंक इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी एम्बिग्युइटी हो रही है, हम इसको फिर से काउंट करते हैं एक दफ़ा, सही है। तो बहरहाल आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फिर आपको कंपेयर करना है अपने फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम्स के साथ। 5 इसके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 12 और 6 कितने हो गए, 18, 19, 20, इसमें आपके पास क्या हो रहे हैं, 20 कार्बन एटम्स हो रहे हैं, सही है। ये फंक्शन ग्रुप के साथ कार्बन एटम लगा हुआ था ईस्टर के साथ, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, 20 कार्बन एटम्स हो रहे हैं। और यहाँ पे 21 कार्बन एटम लिखे हुए हैं, तो आपके पास फिर भी क्या है, 20 कार्बन एटम्स जो है वो क्या कहते हैं, बड़े हैं 9 कार्बन एटम्स ऑफ द फंक्शन ग्रुप से। तो आपकी ड्रग प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, वाटर इनसॉल्युबल। एक तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और अगर आपके पास कार्बन एटम्स मालूम करने में जो है वो एम्बिग्युइटी हो रही है, मतलब आप नहीं मालूम कर सकते, तो आप क्या चेक करें, आप ये चेक करें कि आपके पास एक फंक्शन ग्रुप है, 2 फंक्शन ग्रुप है, 3 फंक्शन ग्रुप है, सही है, 3 फंक्शन ग्रुप हैं, लेकिन आपके पास 2 बल्कि यहाँ पे बेंजीन रिंग मौजूद हैं, सही है, और एक एलिफेटिक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, और एक एलिफेटिक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। तो आपके पास क्या है, आपके पास जो बल्कि ग्रुप्स हैं, जो एलिफेटिक सिस्टम्स हैं, वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो आपकी ड्रग जो है वो क्या हो जाएगी, वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगी। इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन आप एम्पेरिक अप्रोच से ही मालूम करेंगे, सही है। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल को हमने प्रेडिक्ट कर लिया, अब हम सेकंड एग्जांपल में आएंगे, मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड में सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, आप पहले फंक्शनल ग्रुप को मालूम करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन कौन से हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अमाइन। अमाइन कितने कार्बन के बराबर होता है, 3 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन के बराबर होता है, 3 कार्बन के बराबर होता है। तो 3 और 3 कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास कितना आ गया, 6 कार्बन एटम्स आ गए, सही है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम आपने काउंट कर लिए। फिर आप पूरी ड्रग के कार्बन एटम मालूम करेंगे, इसको ड्रॉप करके और इसको ड्रॉप करके। तो 6 बेंजीन रिंग के, 6 बेंजीन रिंग के कितने हो गए, 12, 13 और 14, 14 कार्बन एटम्स हो गए। तो 14 कार्बन एटम्स टोटल कार्बन एटम्स हैं फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, और 6 कार्बन एटम जो है वो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम है, सही है। तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम कम है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, तो आपकी ड्रग क्या हो जाएगी, वाटर इनसॉल्युबल, सही है। देखें, वाटर इनसॉल्युबल है आपकी ड्रग। तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट करेंगे हर ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी को एम्पेरिक अप्रोच से, सही है। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट पे आए तो आपके पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ, बाकी आपको खुद सॉल्व करनी होंगी, सही। अब आप नेप्रोक्सीन पे आए। नेप्रोक्सीन में आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर लिंकेज मौजूद है, सही है। ईथर लिंकेज मौजूद है। ईथर लिंकेज जो होती है बेसिकली वो 2 कार्बन एटम्स के बराबर होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन एटम के बराबर है, 3 कार्बन एटम्स के बराबर होता है, सही है। तो 2 और 3 कितने हो गए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम, 5 हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मालूम करेंगे, एक ये वाला कार्बन, 6 कार्बन इस बेंजीन रिंग के, सही है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कार्बन एटम्स हैं इसमें। 12 कार्बन एटम्स जो है वो बेसिकली ग्रेटर हैं, 5 कार्बन एटम्स है, तो आपकी ड्रग क्या हो जाएगी, वाटर इनसॉल्युबल, सही है।
इसमें हमारे पास थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक हो रही है। 12 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे एक 13वां कार्बन ये भी होगा। सही है, 6 7 8 9 10 11 12वां ये और 13वां कार्बन एटम ये, इसके साथ CH3 भी लगा हुआ होगा ना। इस वाले कार्बन एटम को आप काउंट नहीं करेंगे। ईथर लिंकेज होती है, लिंकेज में आप कार्बन एटम्स को फंक्शन ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे, वो आप जो कार्बन एटम्स को टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम में काउंट करेंगे। ये बात आप ख्याल रखिएगा इस बात का। सही है, अच्छा जी, इस तरह से आप एटिनोल को भी प्रेडिक्ट करेंगे। सही है, यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं बेसिकली अमाइड में जो कीटोन होता है बेसिकली उसको अलग कंसीडर कर रहे होते हैं, अमाइन को अलग कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे पास अमाइन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो, ये देखें आप, समटाइम ऐसा होता है कि हम इसको अलग कंसीडर करते हैं, इसको अलग कंसीडर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि ये NH3 डबल बॉन्ड हो गया तो ये अमाइड है, तो यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना है कि ये कीटोन अलग नहीं है और अमाइन अलग नहीं है, ये पूरा अमाइड फंक्शनल ग्रुप ही है। सही है, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल हमने कर ली, अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे सॉल्ट की। सही है, अच्छा, हमने बात की थी कि हमारे पास, अब हम इसमें सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को मालूम करेंगे। इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है, ये अमाइन फंक्शन ग्रुप मौजूद है और यहाँ पे क्या मौजूद है, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप जो है वो सॉल्ट बनाया हुआ है। सही है, सॉल्ट बनाया हुआ है, बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप होता है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, H को रिमूव करके सोडियम इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो किस फॉर्म में आ गया, ये सॉल्ट की फॉर्म में आ गया और ये हमारे पास थोड़ा बहुत सॉल्ट की फॉर्म में आ गया। सही है, तो अब हम इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे। सही है, तो हम इस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे पास अमाइन के 3 कार्बन होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 3 कार्बन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप कितने हो गए, 6 कार्बन एटम हो गए। अब हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मालूम करेंगे पूरे मॉलिक्यूल के अदर देन फंक्शनल ग्रुप, तो 6 ये हो गए। सही है, और 6 ये हो गए, कितने हो गए, 12, और ये कितने हो गए, 13 कार्बन एटम है टोटल कार्बन एटम्स, और 6 कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप के हैं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर पे क्या है, चार्ज है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये सोडियम पॉजिटिव है। चार्ज होने की वजह से या सॉल्ट होने की वजह से हमारे पास, आयोनिक सॉल्ट होने की वजह से हमारे पास, हमने क्या लॉ में पढ़ा था इस अप्रोच से कि हम फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम में 20 से 30 कार्बन एटम्स और ऐड कर देंगे। ये इसका ग्रुप है। पहले फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम कितने थे, 6 थे। सही है, आपको पीछे वाली ड्रग्स में सॉल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपके पास सॉल्ट और आयोनिक कैरेक्टर आए, तो आपके पास जहाँ कहीं भी आयोनिक कैरेक्टर या सॉल्ट आ रहा होगा, जैसे डोपामीन HCl, टिग्नोफिलिक सोडियम, एट्रोपिन सल्फेट, तो ये सब क्या है, ये सब सॉल्ट फॉर्म है। तो उसमें आप क्या करेंगे, एडिशनली 20 और 30 कार्बन एटम अपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कार्बन एटम में ऐड कर देंगे। फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम 6 थे, उसमें आपने 20 और 30 और ऐड कर दिए, तो आपके कितने हो गए, 26 कार्बन एटम और 36 कार्बन एटम। सही, एक रेंज हो गई। तो फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम अब बहुत ज़्यादा हो गए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से, तो आपकी ड्रग क्या हो गई, वाटर सॉल्युबल हो गई। सही है, ये आपको याद रखना है, ये भी लॉ। देखिए 20 से 36 कार्बन एटम हो गए टोटल, आयन और सॉल्ट की वजह से हमने फंक्शन ग्रुप में ऐड कर दिया एक्सेस ऑफ 20-30 कार्बन एटम। 13 कार्बन एटम जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम थे वो बहुत कम है, 26 से और 36 से, तो हमारी वाटर क्या हो गई, वाटर ड्रग क्या हो गई, वाटर सॉल्युबल। ये भी सॉल्ट की फॉर्म में, इसको भी आप प्रेडिक्ट करेंगे खुद से। सही है, अच्छा, इसमें हमारे पास जो कार्बन है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हमारे पास डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हुआ है, तो इसको आप फिनोल कंसीडर करेंगे, इसको आप अल्कोहल कंसीडर नहीं करेंगे। अल्कोहल क्या होता है, एलिफेटिक विथ OH। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी जगह CH2 आ जाता। सही है, तो फिर यहाँ पे एक कार्बन का गैप आ जाता है, तो फिर ये अल्कोहल कंसीडर होता है, ये फिनोल कंसीडर नहीं होता, ये अभी फिनोल ही कंसीडर होगा क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच हुआ है। सही, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि कहाँ फिनोल है और कहाँ वो है। सही है, अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट को। पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है, पार्टीशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन अनआयनाइज्ड फॉर्म बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम। पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली एबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की कि वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, अपने आप को पार्टीशन कर ले दो इमिसिबल सॉल्वेंट के दरमियान। और पार्टीशन कोफिशिएंट या पार्टीशनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम अपने डिज़ायर्ड सब्सटेंस को मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस से सेपरेट कर रहे होते हैं। और वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग को मालूम करने के लिए भी हम कर रहे होते हैं। किस तरह से हम करते हैं,
हम जो है वो सेपरेटिंग फनल लेते हैं, उसमें सबसे पहले हम जो है वो 2 लिक्विड्स को डालते थे। एक हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक लिक्विड होता है। यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ऑक्टेनॉल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सिर्फ यहाँ पे एन ऑक्टेनॉल ही इस्तेमाल करते हैं, सही है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ड्रग जब बॉडी में जाती है तो वो लिपिड बाइलेयर से क्रॉस होती है। तो हम जब उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसको वही इन्वायरमेंट देना है जो वो ड्रग में जो है वो बिहेव करिए। तो यहाँ पर जो एन ऑक्टेनॉल सॉल्वेंट होता है बेसिकली वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर से जो है वो रिसेम्बलेंस शो करता है कि वो वही जो है वो इन्वायरमेंट दे रहा होता है, वही लिपिड बाइलेयर के तौर पे काम कर रहा होता है जो हमारे पास ड्रग जो है वो इनकाउंटर करती है हमारी बॉडी में। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एन ऑक्टेनॉल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सही है। और यहाँ पे जो हम यहाँ पे 2 इमिसिबल लिक्विड का मतलब ये कि एक दूसरे में जो हल ना हो, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा और एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन है? यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे वाटर है। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे पास एन ऑक्टेनॉल है। ऑर्गेनिक का मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन है? वाटर है। तो हमने क्या किया, हमने सेपरेटिंग फनल लिया, उसमें हमने वाटर को डाल दिया, उसमें हमने ऑक्टेनॉल को डाल दिया और फिर हमने एंड में क्या किया, ड्रग का मिक्सचर डाल दिया। अब क्या हुआ, ड्रग के मिक्सचर के डालने के बाद हमने उसको शेक किया। अब शेक करने के बाद ये हमारे पास ड्रग का मिक्सचर है जो बीच में मौजूद है और ऊपर इसके क्या है, डेंसर लिक्विड है जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑक्टेनॉल है, और नीचे हमारे पास क्या है, वाटर मौजूद है, सही है। नीचे हमारे पास वाटर क्या करेगा, एक्वस लेयर फॉर्म कर लेगा और हमारे पास जो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा वो एक ऊपर ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म कर लेगा। अब क्या करेगा, ड्रग का जो मिक्सचर होगा उसमें हमारे पास एक वो कंपाउंड है जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कहते हैं, इस फेस में ज़्यादा है, और एक वो कंपाउंड है जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर फेस में ज़्यादा है, और एक हमारे पास ड्रग के साथ जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच हुआ है, सही है। तो जो ड्रग के साथ हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच हुआ है उसकी भी वाटर सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड में ज़्यादा होगी। तो अब क्या होगा, जब हम इसको शेक करेंगे तो हमारे पास वो कंपाउंड्स या वो पोर्शन ऑफ द ड्रग जो हाइड्रोफिलिक होगा वो कहाँ मौजूद होगा, वो वाटर लेयर में मूव करेगा या एक्वस लेयर में मूव करेगा, और वो हमारे पास पोर्शन ऑफ द ड्रग जो हाइड्रोफोबिक होगा या हमारे पास कोई भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा हमारे पास क्या कहते हैं, जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड में। यानी कि हमारे पास दोनों लिक्विड में हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होगी। और हम क्या करेंगे, हम जब अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम दोनों लेयर्स को सेपरेट करेंगे। दोनों लेयर्स को सेपरेट करने के बाद हम जो है वो उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ड्रग की कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक मीडियम को डिवाइड करेंगे ड्रग की कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम से। तो हमारे पास हम इसके ज़रिए जो है वो लॉग पी की वैल्यू जो है वो मालूम कर लेंगे, सही है। पी की वैल्यू मालूम करेंगे, जितनी ज़्यादा पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ड्रग लिपोफिलिक होगी, सही है। और जितनी ज़्यादा पी की वैल्यू कम आएगी उतनी ज़्यादा ड्रग जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होगी, सही है। अच्छा, जो हम यहाँ पे दोनों सॉल्वेंट को ऐड करें और जो है वो शेक करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसे हम शेक फ्लास्क मेथड कहते हैं, सही है। तो हमने ये पार्टीशन कोफिशिएंट की बात कर ली कि हमारे पास क्या होता है, सही है। जो भी हमारे पास अब क्या होगा, हमारे पास सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उस ड्रग में जो ग्रुप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं, उन ग्रुप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की अपनी एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है जिसे हम लॉग पी वैल्यू कहते हैं, सही है। अच्छा, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी लॉग पी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी लॉग पी वैल्यू नेगेटिव होती है, सही है। जिन ग्रुप्स की लॉग पी वैल्यू नेगेटिव होती है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और जिन ग्रुप्स की लॉग पी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो लिपोफिलिक होते हैं, सही है। अच्छा जी, और यहाँ पर जो लॉग पी वैल्यू होती है, सही है, पी वैल्यू की हमने डिस्कशन कर ली। जिन ग्रुप्स की पी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होते हैं और जिन ग्रुप्स की पी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो हमारे पास लिपोफिलिक होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारी ड्रग के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो चाहे वो लिपोफिलिक हो, उनकी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और उनकी वैल्यूज़ का सम जो है वो क्या कहलाता है, लॉग पी कैलकुलेटेड वैल्यू, सही है। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, हम जो है वो सम कर देते हैं हमारे पास हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक की पी वैल्यू को, तो जो हम सम कर रहे होते हैं उसका सम क्या कहलाता है, लॉग पी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है जो कि हमें बताती है। अगर हमारे पास
अगर हम देखें तो हमारे पास इन पी वैल्यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को यूज़ करते हुए हम जो है वो ड्रग की सॉलिबिलिटी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करते हुए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम्स को कंपेयर कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम ईच सब्स्टिट्यूएंट जो उस ड्रग के अंदर लगा हुआ है उस ड्रग की हम पी वैल्यू के यूज़ करते हुए सारी पी वैल्यूज़ को सम करते हुए हम जो है वो कंपाउंड की वाटर सॉलिबिलिटी को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। सही है। हर फंक्शन ग्रुप की अपनी एक पी वैल्यू होती है, पाई वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं, और जिस फंक्शन ग्रुप की पाई वैल्यू पॉजिटिव होगी वो फंक्शन ग्रुप क्या होगा, लिपोफिलिक होगा, और जिस फंक्शन ग्रुप की पाई वैल्यू नेगेटिव होगी वो फंक्शन ग्रुप क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। सही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस ड्रग में जो है वो हाइड्रोफिलिक फंक्शन ग्रुप ज़्यादा होंगे वो ड्रग ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी, और जिस ड्रग में हाइड्रोफोबिक फंक्शन ग्रुप ज़्यादा होंगे वो जो है वो क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगी। और हाइड्रोफोबिक फंक्शन ग्रुप की पी वैल्यू पॉजिटिव होती है और हाइड्रोफिलिक फंक्शन ग्रुप की पी वैल्यू नेगेटिव होती है। सही है। जिस तरह से आपने एम्पेरिकल अप्रोच में फंक्शनल ग्रुप की सॉल्युबलाइजिंग पोटेंशियल को जो है वो क्या कहते हैं याद किया था कि वो कितने कार्बन एटम्स के बराबर होता है, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर भी जो है वो हर जो है वो ग्रुप की पी वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, आप याद करेंगे। सही है, ये वाली बात है। और फिर इसमें क्या होता है, हमने बात की एक मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट और डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जो है वो बेसिकली हमारे पास कंसिस्ट कर रहा होता है, और हर एक हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ग्रुप की, हर एक ग्रुप की जो है वो एक पी वैल्यू होती है। जो ग्रुप की पी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो हाइड्रोफोबिक होगा यानी कि लिपोफिलिक होगा, और जिस ग्रुप की पी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी वो हाइड्रोफिलिक होगा। हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड के अंदर जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको उनकी वैल्यूज असाइन करते हैं और इन सबको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है अगर वो ग्रेटर देन 0.5 आ रहा होता है तो वो पूरा कंपाउंड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। और अगर सारे के सारे फ्रेगमेंट्स की वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद अगर हमारे पास कंपाउंड जो हमारे पास सम आ रहा होता है अगर वो 0.5 से कम होता है, प्लस 0.5 से कम होता है, तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। सही है, यहाँ पे ये वाली बात है। अब जैसे हम पहली एग्जांपल लें एनिड्रिलीन की, हमारे पास एनिड्रिलीन में जो हमने एम्पेरिक अप्रोच से कैलकुलेट किया था, जो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम रख के कैलकुलेट किया था, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास जो है वो उसके नतीजे में वो वाटर इनसॉल्युबल थी। सही है। अब हम यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच से चेक करेंगे। हमारे पास सेम वही वाली बात है, दो अमाइन फंक्शन ग्रुप है। सही है, एक ईस्टर फंक्शन ग्रुप है। सही है, और इसमें क्या है, इसमें दो फिनाइल्स हैं। सही है, सही है। यहाँ पे हम ईच एंड एवरी फंक्शन ग्रुप को काउंट करेंगे। सही है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे सिर्फ हम जो मेन फंक्शन ग्रुप थे उनको काउंट कर रहे थे और फिर उनको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे हम ईच एंड एवरी फंक्शन ग्रुप को काउंट करेंगे और उनको उनकी वैल्यूज असाइन करेंगे। सही है, दो अमाइन फंक्शन ग्रुप है, दो फिनाइल फंक्शन ग्रुप है। सही है, और कितने हमारे पास यहाँ पे कार्बन मौजूद हैं, फिनाइल ग्रुप्स को हटा के हमने फिनाइल ग्रुप्स को काउंट कर लिया। फिनाइल ग्रुप में कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं फिनाइल ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं। सही है, 1 2 3, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया। जो है वो हमारे पास 8 फिनाइल ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे 8 एलिफेटिक कार्बन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। सही है, अब हमने क्या किया, अब हमने जो है वो बेसिकली दो अमाइंस की वैल्यू रखी। सही है, पाई वैल्यू रखी। एक अमाइन की पाई वैल्यू जो है वो -1.0 के बराबर होती है। सही है, और जो दो हमारे पास अमाइन वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, वो जो है वो क्या कहते हैं किसके बराबर हो जाएंगी, वो बराबर हो जाएंगी हमारे पास जो है वो -2 के। इसी तरह से अगर हमारे पास कंपाउंड में 8 से 9 एलिफेटिक कार्बन है, आप सही से काउंट कर लीजिएगा तो ये 9 ही होंगे। मेरी काउंटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मे बी दैट ये 9 हो सकते हैं। सही है, तो 9 एक एलिफेटिक कार्बन जो है वो +0.5 उसकी वैल्यू होती है, तो 9 एलिफेटिक कार्बन से आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। दो फिनाइल रिंग है, उनकी वैल्यू रखी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ईस्टर की वैल्यू रखी और फिर इन सबको प्लस कर दिया। इन सबको प्लस करने के बाद जो आपका सम आएगा, अगर वो सम प्लस
0.5 से ज़्यादा होगा तो आपकी जो ड्रग होगी वो क्या हो जाएगी, वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगी। सही, तो इसमें इस तरह से आप वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रेडिक्ट करेंगे। हर फ्रेगमेंट की आप जो है वो वैल्यू याद करेंगे और जितनी टाइम्स वो फ्रेगमेंट रिपीट हो रहा उतनी टाइम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हम आइबुप्रोफेन को डिस्कस करें, आइबुप्रोफेन में हमारे पास क्या है, एक फिनाइल रिंग है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और कितने कार्बन मौजूद हैं, 1 2 सही है, 3 4 5 6 कार्बन एटम का मतलब एक कार्बन एटम की जो पाई वैल्यू होती है वो -0.5 होती है, उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करिए तो +0.5 होती है, सॉरी, तो वो +3 आ गया। एक फिनाइल की जो वो +2 होती है और एक कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट है उसकी -0.7 होती है। इन तीनों का आपने ऐड किया, सही है, और ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, +4.3। +4.3 की जो है वो हमारे पास +0.5 से ज़्यादा है, यानी कि आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। सही है, और ये हमारे पास एम लॉग पी वैल्यू होती है और क्लॉक पी वैल्यू होती है जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू के जरिए आप कंपेयर करें तो ये हमारे पास विद इन द रेंज आ रही है, इसके थोड़ी बहुत 3 से 4 के दरमियान आ रही है, तो ये कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल है। सही है, ये आपको याद नहीं करनी, एम लॉग और सी लॉग पी वैल्यू आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करके बताना है। सही है, अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इसके ज़रिए। अब हम एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो चेक करते हैं। डिफरेंट सिनेरियो में अगर हम चेक करें तो हमारे पास हम यहाँ पे नेडोलोल को डिस्कस करते हैं। सही है, अब अगर आप नेडोलोल को देखें तो नेडोलोल में आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास एक ये टर्शरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सही है, सॉरी, ये आपके पास सेकेंडरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक अल्कोहल मौजूद है, एक ईथर मौजूद है, एक और अल्कोहल मौजूद है, एक और अल्कोहल मौजूद है और एक फिनाइल ग्रुप मौजूद है। सही है, तो एक फिनाइल हो गया, एक अमाइन हो गया, एक ईथर हो गया और 3 अल्कोहल हो गए। सही है, ये फंक्शनल ग्रुप को आपने मालूम कर लिया, इन तीनों का आपने इनकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर दिया। सही है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने टोटल आपने फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो कार्बन एटम एलिफेटिक कार्बन एटम मौजूद है उनको काउंट किया। सही है, इन फिनाइल के कार्बन एटम को छोड़ दिया। अब आपने अब कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, सही है, 5 कार्बन एटम मौजूद हैं, 5 और 3 8, सही है, 9 10 11 कार्बन एटम मौजूद हैं। 11 कार्बन एटम को उनकी वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा जी, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो अगर आप देखें तो ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। सही है, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सही है, यहाँ पे चांस है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सही है, हाँ बिल्कुल, इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग हो सकती है, और इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग होने की वजह से अगर आपने पढ़ा होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो एक तो आपने यहाँ से पता लगाइए कि वाटर इनसॉल्युबल होगा। सही है, आपने बगैर वैल्यू कैलकुलेट करे आपने यहाँ पे जो है वो पता लगा लिया। सही है, अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे से करीब है और सिस्टम में हाइड्रोजन भी मौजूद है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, और ये भी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे से करीब है और एक दोनों सिस्टम के पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे सिस्टम जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन उसका पार्ट हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका ओ इसका एच के पास अट्रैक्ट करेगा, इसके वाला ओ इसके एच के पास अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ओ इसके एच के साथ अट्रैक्ट करेगा और वाइस वर्सा, इसका हाइड्रोजन इसके ओ के साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होने की वजह से हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी अपनी एक वैल्यू होती है, -0.65 होती है। आप उसकी वैल्यू भी लिखेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद आपने वैसे ही पता लगा लिया कि इसके पास 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और वैसे भी आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास +0.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, वाटर इनसॉल्यूबल। वहाँ पे हमने क्या बात की थी एम्पेरिक अप्रोच में कि हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयन आयन इंटरेक्शन को, हैलाइड्स को जो है वो अपने
कंपाउंड में ऐड नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है वो ऐड करेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ये भी आपको याद रखना है। सही है, तो ये हमने एक अलग एग्जांपल देख ली। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सैलिसाइलिक एसिड और हमारे पास पैरा हाइड्रोबेंजोइक एसिड। हमें पता है सैलिसाइलिक एसिड जो है वो, अगर सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी एनालिटिकल जो है वो अप्रोच से जो है वो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। सबसे पहले हम इसकी एम्पेरिक अप्रोच से जो है वो वाटर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फंक्शन ग्रुप मौजूद है, OH इसमें फंक्शन ग्रुप मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन के बराबर है, OH भी 3 से 4 कार्बन के बराबर है। 3 और 3 6 कार्बन से हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए। और ये कौन से कार्बन है, ये फिनाइल रिंग कितने कार्बन के बराबर होता है, फिनाइल रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन जो है वो इक्वल है 6 कार्बन के बराबर, और 6 कार्बन जो है वो 7 कार्बन जो है वो ग्रेटर है 6 कार्बन के बराबर। तो एम्पेरिक अप्रोच के ज़रिए ये ड्रग जो है वो क्या हो रही है, सम वॉट वाटर सॉल्युबल हो रही है। सही है। लेकिन अगर हम एनालिटिकल अप्रोच से कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमने हर ग्रुप को उसकी पाई वैल्यू असाइन की, तो ये ड्रग क्या हो गई, प्लस 0.95 इसकी वैल्यू आई। तो प्लस 0.95 प्लस 0.5 से बड़ा है, तो ये ड्रग क्या होगा, ये ड्रग जो है वो वाटर इनसॉल्युबल हो गई। एम्पेरिक अप्रोच से क्या हमारे पास आ रहा था कि एम्पेरिक अप्रोच से हमारे पास ये आ रहा था कि ये ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल है, सम वाट वाटर सॉल्युबल है। लेकिन अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को तो ये दोनों ड्रग अगेन हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास एक दूसरे से जो है वो करीब करीब है। तो हमने यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू भी जो है वो एड अप कर दी, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, और जब कोई भी कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑल तो हमने क्या किया, हमने एम्पेरिक अप्रोच से जब कैलकुलेट किया, जब इसको कार्बन एटम रख के कैलकुलेट किया तो ये ड्रग वाटर सॉल्युबल हो रही थी। लेकिन हमने अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया कि भाई ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, और जो हमने एनालिटिकल प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू भी इसमें पुट कर दी, तो ये ड्रग वाटर इनसॉल्युबल हो गई, यानी कि सैलिसाइलिक एसिड इज वाटर इनसॉल्युबल। और पेट्रा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में अगर आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के दूर दूर है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐड नहीं होगी, इसमें सिर्फ ये सारे सेम है। हमने ये लिखा कैलकुलेट की तो प्लस 0.35 आई, प्लस 0.3 आई, 0.3 0.5 से कम होता है तो ये ड्रग क्या हो गई, वाटर सॉल्युबल हो गई। हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि ये दोनों जो एक दूसरे के पैरा पे मौजूद है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये दोनों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडअप नहीं की उसकी वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू पुट करी अलॉन्ग विद द सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू। तो ये ड्रग वाटर इनसॉल्युबल हो गई और ये ड्रग वाटर सॉल्युबल हो गई। सही है। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे आके जो है वो अपना फिज़ाइल-केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्ट्रक्चर जो है, फिज़ाइल-केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है वो क्या कहते हैं, लेक्चर जो है वो ख़त्म कर लिया। अब मैं आपसे ये बात डिस्कस करूँगा कि आप जो है वो नेट से कोई भी स्ट्रक्चर उठाएं, और स्ट्रक्चर उठाने के बाद आप जो है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वाटर सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करें एनालिटिकल अप्रोच से और जो है वो एम्पेरिकल अप्रोच से। सही है। और बिल्कुल इसी तरह से मेटाबॉलिज्म में भी आप यही करेंगे, डिफरेंट ड्रग्स को, स्ट्रक्चर्स को नेट से उठाएं, उनकी मेटाबॉलिज्म प्रिडिक्ट करें कि वो किस तरह से फेज़ 1 और फेज़ 2 में रिएक्ट करेंगी। सही है। तो ये वाली बात है। यहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ द वाटर सॉल्युबिलिटी बाय द एनालिटिकल अप्रोच, तो उस पर वीडियो आ जाएगी, उसमें कुछ कंपाउंड्स होंगे, उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स, होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। Thank you so much. Stay safe and stay home and stay healthy.